चुनाव जीतने की। दरअसल 5 साल बाद फिर चुनावी अश्वमेध होने जा रहा है। तमाम जनप्रतिनिधि अपनी अपनी कुर्सियां बचाने के लिए दौड़ पड़े हैं इस अश्वमेध में। कोई एक पार्टी का है, कोई दूसरी पार्टी का है, बहुतेरे तीसरी, चौथी, पांचवी और कई अन्य पार्टियों के भी हैं। उनकी इच्छाएं अपने दांत पैने करने में लगी हुई हैं कि कब मौका मिले और कब सारे के सारे वोट वो चबा जाएं। वे सब के सब चाहते हैं कि हमारे देश में ऊपर से नीचे तक सब कुछ बदलना चाहिए, मगर कुर्सी जिस पर वो बैठे हैं और उसके नीचे की जमीन का टुकड़ा जो है वो यूं का यूं ही बना रहे अपनी जगह पर। बेचारा आम आदमी अकाल में बटोरे हुए दानों की तरह है। वो पिसता है, फिर पिसता है और बार बार पिसता है। ये वो आम आदमी है जिसकी 15 अगस्त को भी छुट्टी नहीं होती है। मुसीबतों, समस्याओं से जख्मी उसके पांवों को एक लंबा रास्ता निकलता जा रहा है। जिंदगी से लड़ते लड़ते वो वंदे मातरम की तर्ज भी भूल जाता है। बात ये नहीं है कि ये सारी समस्याएं, ये तमाम तकलीफें आज अचानक या कुछ सालों में पैदा हो गई हों। वर्षों से चली आ रही हैं, सत्ताएं बदलती जा रही हैं, सरकारें नई नई आती गईं, नेता भी बदलते रहें, लेकिन ये आफतें फिर भी वैसी की वैसी ही खड़ी हैं युगों से। फिर भी वे हर 5 साल में संसद जीतने आते हैं, हमारे आसपास घूमते फिरते हैं। अपनापन दिखाने का उनका दिखावा देखिए तो कोई खेत में काम कर रहे किसानों के बीच जाकर काम करने लग जाते हैं, कोई रास्ते में दिखते हर बच्चे बुजुर्ग से आशीर्वाद लेता फिरता है। हम आम लोग अच्छी तरह जानते हैं उनका ये दिखावा कब तक है, क्यों है और इसका कारण क्या है, लेकिन हमें दया आ जाती है उनके झक सफेद कुर्ते पर कि कैसे कुर्ते के मैले होने की परवाह किए बगैर हमारे चरणों में गिर पड़ा है यह नेता। कैसे हजारों लाखों के चश्मे के अंदर भी उसकी नजरें महिलाओं के सम्मान में झुकी हैं। हमारी यही दया, हमारी यही करुणा तो शायद वे वर्षों से भुनाते आ रहे हैं। एक बार वोट पड़े और उसके बाद फिर कौन किस गली, कौन सा मोहल्ला और कौन सा गांव, कस्बा या शहर, सब कुछ भूलकर कुर्सी पर पसर जाते हैं, टस से मस नहीं होते हैं। राजनीति अब ऐसी ही हो गई है शायद। करोड़ों खर्च करके आखिर कोई गली मोहल्लों में 5 साल क्यों घूमता फिरे, ये आज की राजनीति का सिद्धांत है। वो दिन लद गए जब नेताओं में नैतिकता कूट कूट कर भरी होती थी। कोई पैदल तो कोई साइकिल पर प्रचार करते चुनाव जीत जाता था और विधायक, सांसद या मंत्री बन रह चुकने के बाद भी वापस उसी साइकिल पर आ जाया करता था। हालांकि राजनीतिक पार्टियों को मिल रहे चंदे पर फिलहाल बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद एक बैंक चंदे का पूरा डेटा एक बार में चुनाव आयोग को नहीं दे पा रहा। खैर, डेटा पूरा दे भी दे या तो होगा क्या, फर्क क्या पड़ना है, होना वैसे भी कुछ नहीं है। कुछ ही दिन में लोग भी भूल जाएंगे सब कुछ और विपक्ष को तो कुछ पड़ी ही नहीं है। जिस देश में विपक्ष को मुद्दों और मसलों की ही समझ नहीं हो, उस देश में रचनात्मक विपक्ष की कल्पना भला कैसे की जा सकती है। कई मुद्दे आए और चले गए, लेकिन मजाल है कि विपक्ष किसी को हाथ भी लगा दे, आंदोलन की बात तो दूर। तो यह स्थिति है हमारे देश की और चुनाव सर पर है, तारीखों का ऐलान हो गया है। मुद्दे कितने दिखेंगे आने वाले समय में, ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे और आपको दिखाएंगे भी। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि देश में चल क्या रहा है। एक तरफ सियासत है और दूसरी तरफ देश की आम जनता, उसके सामने उसकी समस्याएं मुंह पसारे खड़ी हुई हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अश्विनी साही जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। आकाश जाधव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। अमिताभ कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। दिलीप यशवर्धन जी, चर्चा की शुरुआत आज आपसे करेंगे। हम ये समझना चाह रहे हैं कि देश की सियासत किस ओर जाती नजर आ रही है। अभी हमने उस बात का जिक्र किया कि एक दौर था जो नैतिकता नेताओं में कूट कूट कर भरी होती थी। लोग साइकिल से आते थे, मोटरसाइकिल से आते थे, जो भी उनके पास वाहन होता था, और उसी से प्रचार करने के बाद जब जीत जाते थे मंत्री बनते थे और अगली बार फिर कमोबेश वैसी ही स्थिति में वो नजर आते थे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-2% हो भी गया तो,
लेकिन अब तो पहले चुनाव में वो अगर बाइक भी उनके पास नहीं है तो किराए की गाड़ी लेकर के जाएंगे और अगले 5 साल बाद जब वो मंत्री तो छोड़िए, विधायक बनने के बाद 5 साल बाद जब दूसरी बार प्रचार करने आएंगे तो उनके पीछे लंबी गाड़ियों का काफिला होता है और वो काफिला उनका खुद का होता है, खुद की गाड़ियां होती हैं। देश की समस्याएं, जनता की समस्याओं को लेकर के सभी राजनीतिक दल कहते हैं कि उनके मुद्दों की बात की जा रही है और समाधान भी किया जा रहा है, देश तरक्की कर रहा है। लेकिन महंगाई जस की तस खड़ी है, बेरोजगारी जस की तस खड़ी है। फिर बदल क्या रहा है? योगेश जी, नेताओं के जिस बदले स्वरूप की आपने चर्चा करी है भी, अगर वास्तविकता के चश्मे से देखा जाए तो नेताओं का ये बदले स्वरूप का कारण जनता भी है और जनता ही है। मेरे हिसाब से राजनीति एक समय में समाज सेवा का माध्यम हुआ करती थी। लोग राजनीति में इसलिए आते थे या राजनीति में वही लोग आते थे जो समाज सेवक होते थे और समाज की समस्याओं को समाज से उठाकर संसद तक लेकर के जाते थे और उनका निराकरण किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब राजनीति ने एक व्यापार का स्वरूप ले लिया या एक पावर सेंटर का स्वरूप ले लिया और वहां पर आधिपत्य करने की होड़ लगने लगी तो उसमें पैसा भी इन्वॉल्व होने लगा, उसमें बाहुबल भी इन्वॉल्व होने लगा, उसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण सारे कुछ चलने लगे। और जो नेता का बदला स्वरूप है, जो आपने कहा कि पहले लोग साइकिल से आया करते थे और आज बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला चलता है, तो आज ये स्वरूप जो बदला है ये जनता यही चीज, जनता के घर कोई नेता साइकिल से चला जाए किसी व्यक्ति के घर तो वो व्यक्ति अपनी बेइज्जती फील करता है। लेकिन उसी व्यक्ति के घर अगर बुलावे पर एक नेता 10-15 गाड़ियों का काफिला लेकर के पहुंच जाता है तो उस व्यक्ति को अपनी शान महसूस होती से लगता है कि हाँ, मैंने किसी बड़े आदमी को अपने घर पे बुलाया है। तो ये जो स्वरूप बदल रहा है, इसकी जिम्मेदारी केवल राजनीति पर नहीं है, राजनीति और समाज दोनों के ऊपर है। हम भी उन्हीं लोगों को प्राथमिकता देते हैं जिनका ऐश्वर्य ज्यादा दिखता है, जिनके पीछे लोग ज्यादा चलते हैं, जिनके पीछे गाड़ियों का काफिला है, जो बड़ी गाड़ी से चलते हैं। मारुति 800 से चलने वाले किसी भी नेता को जनता सम्मान नहीं देगी, लेकिन अगर उसके पीछे फॉर्च्यूनर का 10 गाड़ियों का काफिला लगा है तो जनता रुक के देखेगी भी, सम्मान भी देगी और उसी को प्रेफरेंस भी देगी। और ये स्वरूप बदला है तो जाहिर सी बात है कि नेता को अपने आप को समाज के हिसाब से ढालना है और ढालने के लिए जनता को ये समझने की जरूरत है कि नेता अपने आप को समाज के जैसा ढालने के लिए जो पैसा खर्चा कर रहा है वो पैसा जनता का ही है। वो अपने ऐशो आराम पे या अपने शोसेबाजी पर पैसा खर्चा करे या उसको समाज के कल्याण पर लगाए, ये जनता को तय करना होगा। जनता को शोसेबाजी देखे तो जाहिर सी बात है कि जनता के पैसे से ही नेता का शोसेबाजी होती है, क्योंकि नेता को इतना पैसा सरकारी फंड से नहीं मिलता जो तनख्वाह के रूप में, उसको एक्सपेंसेस के रूप में पैसा मिलता, वो इतना नहीं मिलता है कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल पाए। लेकिन वो चलता है तो इसका मतलब कि पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज हो रहा है, और अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि पैसा एक नंबर का नहीं है। ठीक बात। अच्छा, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अमिताभ जी आप देख पा रहे होंगे कि हेमा मालिनी जी की तस्वीर है, इसमें राहुल गांधी जी की भी है, प्रियंका गांधी जी की भी है, और ये संबित पात्रा जी को आप बखूबी पहचान रहे होंगे, धान की रोपाई कर रहे हैं संबित पात्रा जी। और इसके बाद अभी राहुल जी की भी तस्वीर आएगी, वो भी खेतों में पहुंचते हैं और किस तरीके से किसानों के बीच नजर आते हैं। ये सारी प्रक्रिया, ये देखिए, ये सारी प्रक्रियाएं अमिताभ जी चुनाव के दौरान ही क्यों होती हैं? उसके बाद 5 साल में यही नेता जनता के बीच में क्यों नहीं जाते हैं, जनता के बीच में उनकी सहभागिता करने? और एक सवाल जोड़ दें दिलीप जी का। दिलीप जी ने कहा कि बड़ी सहभागिता होती है इस पूरे जिम्मेदारी में जनता की, तो जनता फिर इस बात का क्यों रोना रोती है कि साहब महंगाई बहुत है, हम बच्चों को अपनी बच्चों की सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने घर का सही से भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, फिर रोना क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू हैं। और ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे ना कि वो जाकर के धान की रोपाई कर रहे हैं या कहीं पे नटबोल्ट कस रहे हैं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, फालतू की बातें हैं। ये कोई काम तो कर नहीं रहे होते, ये तो फोटो खिंचा रहे होते हैं, चाहे चुनाव के समय खिंचाएं या कभी भी खिंचाएं। ये क्या सचमुच काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो व्यर्थ की बात है। उसको लेके जनता को प्रभावित भी नहीं होना चाहिए और ना इन चीजों को तवज्जो देनी चाहिए मीडिया के द्वारा। बहुत स्पष्ट बात है, ये मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। उसका अपना काम क्या है वो हमें देखना चाहिए, और वो जो अपना काम करते हैं वो तो हमें दिखता भी नहीं।
पता नहीं कैसे हर बार कुछ 100 करोड़ या 1000 करोड़ की इनकी संपत्ति बढ़ती जाती है, वो कहाँ से इनके पास आ गई। कोई काम करते ये लोग नहीं दिखते, तो काम करने वाले हैं उनको तबाह करते केवल दिखते हैं, ये हो या बाबू वर्ग, नेता हो या बाबू वर्ग। और बेरोजगारी की जहां तक समस्या है, देखिए बेरोजगारी तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर साल करोड़ों लड़के, इतनी बड़ी आबादी, हर साल करोड़ों लड़के आ जाते हैं मैदान में, उनको नौकरी चाहिए होती है। तो ये तो सतत समस्या रही है, समस्या नहीं, एक सतत हमारा स्रोत है, संसाधन है, जो हमेशा इतने हाथ हमारे पास आ जा रहे हैं। हमको इस दृष्टि से इसको देखना चाहिए। दूसरी बात, हमने काम को लेकर के, रोजगार को लेकर के इस तरह का माहौल इस देश में खड़ा कर दिया है, और ये आज से नहीं हो रहा है, काफी पहले से हो रहा है। हमने माहौल इस तरीके का खड़ा कर दिया है कि जो सरकारी नौकर जो होते हैं वही रोजगार होता है। सरकारों ने भी यही समझाया है, और हमेशा ये जो डेटा आप दे रहे हैं, ये डेटा कहीं सही है क्या? ये तो जो रजिस्टर्ड है नौकरी के लिए, उनमें उनका डेटा है, कितने % लोग रजिस्टर्ड हैं। हजारों लड़के, लाखों लड़के गाँव में वैसे ही घूम फिर रहे हैं। तो ये इस डेटा का भी कोई खास मतलब लेना देना नहीं है, और हम लोगों ने मूर्ख बना के रखा हुआ है जनता को। हमारी सरकारों ने, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने, जो काले फिरंगी हैं, ये सबसे बड़े दोषी हैं इन कार्यों के लिए, कि सारे देश में ऐसा माहौल बना के रखा है, जो सरकारी नौकरी करे वही नौकरी है। मुझे लगता है कि हाल के दिनों में जो चेंजेस आए हैं, जिसमें कि लोग अपना काम कर सके, रोजगार कर सके, मेहनत कर सके, ये इस देश की जो क्या थी प्राथमिकता, सबसे पहले नौकरी को अधम माना जाता था, स्वरोजगार कृषि को सबसे सर्वोत्तम माना जाता था, स्वरोजगार को हमेशा प्रश्रय दिया जाता था। तो लोग स्वरोजगार करें, उनके हाथ में हुनर हो और वो काम करें, और हर तरीके के काम के लिए तैयार रहें। जब तक ऐसी मानसिकता और भावना का निर्माण नहीं होगा, तो नौकरी हमेशा एक समस्या रहेगी, बेरोजगारी हमेशा एक समस्या रहेगी। स्कूल से पढ़ के बच्चे निकलते हैं और सबको एसी ऑफिस में कुर्सी टेबल लगा करके बैठने का इंतजाम चाहिए, तो यही नौकरी है उनके हिसाब से। आप ये मान रहे हैं एमएसएमई और मेक इन इंडिया के तहत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, वो उसमें तो बड़ी फिर सहभागिता मिल रही होगी, युवाओं को काफी लाभ मिल रहा होगा? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। आप खुद आंकड़े निकाल करके देखिए, कितने बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स वगैरह सामने आए हैं, वो ऐसे नहीं आते हैं। और आपका जो जीएसटी कलेक्शन जो है हर साल, हर महीने रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वो ऐसे नहीं हो रहा है। काम हो रहा है, सर्विसेज हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इसलिए हो रहा है। और मैं अभी चैलेंज करता हूँ, कोई भी आए, और मैं लेके जिस किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चलिए, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, आप और किसी भी इलाके में चलिए, हर चौथे पांचवें गेट पे आदमी चाहिए का बोर्ड लगेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें कुर्सी टेबल पर एसी कमरे में बैठ के काम, उस पर भी आएंगे अमिताभ सर, उस पर भी आएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। आप बहुत अच्छी आपने बात कही है, लेकिन उसकी वजह क्या है वो भी हम समझेंगे, क्योंकि उसको भी मैंने बहुत नजदीक से देखा है। जाहिर तौर पर आपने भी देखा होगा और आपका अनुभव मुझसे कई गुना बहुत बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल ये जो नोएडा की तस्वीरें आपने बताई, क्योंकि इनको मैं फिलहाल ये ताजा तस्वीरें मैंने देखी और इनको बहुत अच्छे से देखा है। अश्विनी शाही जी, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की ओर हम लगातार अग्रसर हैं, लेकिन आज भी, हालांकि जितनी बड़ी जिम्मेदारी आपकी उतनी बड़ी विपक्ष की भी होती है कि उन मुद्दों को लेकर के सामने आए और सरकार को जगाने का काम करें, लेकिन आज भी हम ये देख रहे हैं, हम एक आंकड़ा दे रहे हैं, उस पर जाएंगे नहीं। अश्विनी जी अभी आपको भी बता दें, और आकाश जी आपको भी मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, 80 करोड़ का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, एक आंकड़ा दे रहा हूं, उस पर बहस नहीं करेंगे कि राशन देना पड़ रहा है, उनको क्यों देना पड़ रहा है। लेकिन इस स्थिति में आज हम खड़े हैं कि वो लोग अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर यह खड़ी हो रही है कि बेरोजगारी दर अगर हम देखते हैं तो आज की करंट स्थिति 7.7% बेरोजगारी दर है। टीवी स्क्रीन पर भी चल रहा है और आप देख भी सकते हैं, सीएमआई की ये रिपोर्ट है, वहां से आंकड़ा निकाला गया है। योगेश जी देखिए, बेरोजगारी के दर की बात करें, महंगाई की बात करें, ये बड़े जो है मुद्दे हैं, और ये मुद्दे बरसों से रहे हैं। बिल्कुल, महंगाई जो है देखिए, 60 के दशक में तो फिल्मों में गाने तक बन जाते थे, तब से महंगाई है। गरीब तब से हैं, रोटी और कपड़ा और मकान की बात तब से सरकारें कर रही हैं, लेकिन बात कर रही थी पिछली सरकारें, और आज सरकार वो दे रही है। रोटी, कपड़ा और मकान में आज मकान भी हम दे रहे हैं। रोटी जो 80 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, ये स्थिति एकदम से भयावह हो गई थी कोरोना में, उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया।
कि चलो भाई उन लोगों को राशन दिया जाए, लेकिन वो स्थिति भयावह हो गई थी। और इसी देश में देखने को एक बार मिला था, शरद पवार जी जब थे माननीय खाद्य मंत्री, उस समय देश में राशन की बात हुई, इन लोगों ने दिया नहीं। ये 2013 में जो है लेकर आए थे खाद्य बिल, लेकिन वो दे नहीं पाए, दिया हम लोगों ने। आज हम दे रहे हैं। आज स्थितियां, शौचालय हमने दिए क्योंकि वो महिला सम्मान से जुड़ी हुई चीजें थी। राशन की बात थी, बेरोजगारी दर की बात है, वैश्विक स्तर पर भी बेरोजगारी है। अभी आंकड़े कुछ दिन पहले 3.1% आ रहे थे, हम लोगों ने तो देखा 3.1% थे, महिलाओं में 2.9% थे। अलग अलग तरीके के आंकड़े पेश किए जाते हैं, कोई आंकड़ा कहीं का होता है, कभी IMF की बात होती है, कहीं की कुछ बात होती है। यही सरकारों का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो महंगाई की मैं बात और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ, 2004 से 14 की मैं बात कर रहा हूँ। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो है जब गई थी तो 35 रुपए पेट्रोल का दाम था, और मनमोहन जी की सरकार जब गई तो इन लोगों ने 81 रुपए पेट्रोल दिया हम लोगों को 2014 में। और आज कितना है आप देख लीजिए, आज दाम की, आज का रेट जो है 94 रुपए का रेट है पेट्रोल का। तो 35 से 81 और 81 से आज 94, आप देख लीजिए कितना प्रतिशत है। किस तरीके से विपक्ष नेगेटिव नैरेटिव फैलाता है, इसलिए मैंने एक आंकड़ा आपको प्रस्तुत किया। इसी तरीके से डॉलर का आप जो देख लीजिए, 2004 में कितने रुपए का डॉलर था, 2014 में कितने रुपए का है, और आज कितना है। प्रोपोर्शनेट बढ़ोतरी देख लीजिएगा, कब कितना कहां हुआ है। तीसरी एक ये लोग जो है भ्रम फैलाते हैं, जिसमें मैं कहना चाहता हूं जो बेरोजगारी की बात है उसी पर ये है, उसी को जोड़ के देखा जाए। ये देखिए अभी हिंदुस्तान में हर उसमें जो है इलेक्ट्रिफिकेशन किस कदर हुआ है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं। रेलवे का हिंदुस्तान में 37 किलोमीटर सड़कें रोज बन रही हैं। हिंदुस्तान में पानी के नीचे, अभी मुंबई में देखिए पानी के नीचे और एक पानी के ऊपर का वो पुल बना है, कलकत्ता में बना है, रेलवे के एक कश्मीर में बना। डेली? मैं क्या कहना चाहता, 37 किलोमीटर रोज रेलवे की पटरियां नहीं, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात मैंने की है। इलेक्ट्रिफिकेशन 12 किलोमीटर रोज। सुनी जी, अच्छी बात है, मैं कह तो रहा हूँ उस बात को, उस डेटा को स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन हमें अगर वंदे भारत को दौड़ाना है, हमें किसी सुपरफास्ट ट्रेन को दौड़ाना है, तो उसके लिए हमें चाहिए पटरियां। और पटरियों का कितना हम विकसित कर रहे हैं, कितना जाल बुन रहे हैं, या कितना बुने आजादी के बाद से, इस पर भी तो बात थोड़ा सा समय दीजिए, तो हमारी ट्रेन दौड़ पाएगी। थोड़ा सा शुरुआत है, वो बात को वो मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए पटरियां भी जरूरी है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी जरूरी है, क्योंकि डीजल वाली ट्रेनें लगभग जो है बहुत कम हो गई हैं, और इलेक्ट्रिफिकेशन से हम ट्रेन को दौड़ा रहे हैं। तो जिस कदर से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, चाहे सड़क की बात मैंने की, इतने लोगों बनने की, मैन्युफैक्चरिंग में हम पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आज हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये चूंकि इसमें रोजगार का सृजन हो रहा है। मैं तो आपको दूसरी चीज दिखाना चाहता था कि क्या हो रहा है, नहीं बताना चाहता था। ये हवा में नहीं हो रहा है, ये भूत प्रेत आके नहीं कहीं से कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के ही श्रमिक, हिंदुस्तान के ही इंजीनियर, हिंदुस्तान के ही अफसर वो काम कर रहे हैं। तो आज जब हम स्थितियों को बदलने में पूरी तरीके से सक्षम हो आए हैं और रोज बरोज हम चीजों को बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो रोजगार का सृजन अपने आप होता है योगेश जी। ठीक है, और इसमें कोई कहने की बात नहीं। कहने की बात नहीं है। ईपीएफओ ने जो आंकड़े दिए थे, 11 करोड़ खाते के, और आज 27.5 करोड़ खाते हैं, तो अपने आप बताता है कि कितने रोजगार सृजित हुए हैं। आते हैं सर, उस पर भी आगे आएंगे। कमेंट अब ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाश जी। आकाश जी, एक तो भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप कि आप प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, दूसरी बात, सवाल मेरा ये है, मूल सवाल मेरा है कि जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में भी कहा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, तमाम ऐसे मुद्दे आए विपक्ष के हाथों में, विपक्ष ठीक है मुद्दों को उठाता रहा, टीवी चैनलों में हम जैसे पत्रकारों के साथ बैठ करके चर्चा करता रहा, और कभी कभार गांधी प्रतिमा के सामने भी प्रदर्शन कर दिया। लेकिन आंदोलन तो मुझे लगता है देश ने एक लंबे समय से नहीं देखा होगा कि जनता के मुद्दों को लेकर के विपक्ष ने कोई आंदोलन, बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया हो। देखिए योगेश जी, मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर जो 2014 से मोदी सरकार बनी है, ये जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा चौथा स्तंभ है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपाहिज हो गया था। तो आज मेरे को खुशी इस बात की है कि ये मोदी सरकार नहीं, हिंदुस्तान की भारत सरकार है, और 140 करोड़ लोगों से ये भारत सरकार बनती है, और उनके मुद्दे ये है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, महिला अत्याचार है, आरक्षण है,
तो ये सब बातें 10 साल से क्या हो रही थी? ये इस हिंदुस्तान में जब से मोदी सरकार बनी है, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार और अडानी के फायदे की बात। 140 करोड़ लोगों की बात कहाँ हो रही है? आज आप बात कर रहे हैं तो आप बधाई के पात्र हैं। मैं दूसरे अपने मित्र भाजपा के जो प्रवक्ता है उनको मैं जवाब दे दूं। उन्होंने पेट्रोल डीजल की बात की। उस वक्त जब मनमोहन सिंह की 2014 में सरकार गई, उस वक्त 130 प्रति डॉलर बैरल था ये पेट्रोल। उस पे भी मनमोहन सिंह ने कंट्रोल रखा, 85-80 तक वो ये गए। लेकिन जब 65 मोदी जी की सरकार आने के बाद तो 65 प्रति डॉलर हुआ, वो बीच में 40 प्रति डॉलर बैरल हुआ। तो इन्होंने उसको कम करने के बजाय बढ़ाया, इससे पैसा कमाया, लोगों के जेब से पैसा निकाला, तो राहत दे सकते थे। मोदी जी ने उसका बिजनेस बनाया। तो महंगाई कहां से बढ़ती है योगेश जी? ये पेट्रोल डीजल ये ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा साधन है। और दूसरी बात, ये 2014 से लेके अब तक 10 साल में सिर्फ नैरेटिव पॉलिटिक्स चली है हिंदुस्तान के अंदर। यहाँ पे कौन सी बात हुई है 370 धारा, या यहाँ पे कौन सी बात हुई है जो एनआरसी, सीए, तुष्टीकरण, ये सब बातें हुई है। यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर 2014 के बाद कहाँ स्वास्थ्य की बात हुई, कहाँ किसान के हक की बात हुई? यहाँ किसानों को कुचला जा रहा है, आदिवासियों को, महिलाओं पे जिस तरीके के अत्याचार मणिपुर में हुए, ये सब आकाश जी आप काफी देर से आपने काफी देर से ये बातें कही, आपने काफी देर से ये बातें कही आकाश जी, और आपने चैनल संस्थाओं पर, न्यूज चैनलों पर आपने सवाल खड़े कर दिए। सरकार पर सवाल, ठीक है, सरकार पर सवाल खड़ा करिए, वो आपकी जिम्मेदारी है और खड़ा भी करना चाहिए आपको। लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? मेरा मूल सवाल, मैंने पहले ही बताया कि मेरा मूल सवाल ये है कि विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है, विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी का क्या निर्वहन किया, क्या? और आपने रही बात ये कि शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, देखिए ना, मैं आज भी बात कर रहा हूँ, और मैं आज पहली बार नहीं बात कर रहा हूँ, मैं समय समय पर बात करता रहता हूँ। जो मुद्दे आते हैं उन पर बात करता हूँ, उन पर चर्चा करता हूँ, उन मुद्दों को, जनता के मुद्दों को लेकर के आता हूँ समय समय पर। हिंदुस्तान के अंदर योगेश जी, हिंदुस्तान के अंदर मेरा नेता आदरणीय राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी का, ये एक में पूरी दुनिया में जिसने 4000 किलोमीटर की इस देश की पदयात्रा की, 6000 किलोमीटर की सामाजिक न्याय यात्रा की, लोगों के बीच गए, उनके अंदर की समस्या, उनकी बातें उठाई। ये आज जिस तरीके से पूरे लोकतंत्र को कब्जा कर दिया गया है, पूरा संवैधानिक सिस्टम को ये कर दिया गया है, यहाँ लोगों को बीच जाके आज इनकी जमीन सरक गई है। सिर्फ और सिर्फ किस लिए हुआ है? ये हमको मजबूरन राहुल गांधी को ये संघर्ष करना पड़ा। और विपक्ष और राहुल गांधी जिस तरीके की यहाँ पे केंद्रीय यंत्रणा के द्वारा विपक्ष के ऊपर हमले किए गए, आप देख रहे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, किसी को आवाज उठाने की ताकत नहीं थी। कोई बोलता है तो उसके ऊपर ईडी की नोटिस जाती थी। क्या देश देख नहीं रहा है? क्या ये हो नहीं रहा है? तो आज ये देश इस कगार पे है कि परिवर्तन अचल है। आज मोदी जी का नैरेटिव पॉलिटिक्स, जुमलेबाजी, ये नहीं चलने वाली है। आज अभी बेरोजगारी की बात मेरे मित्र करे, नेशनल सैंपल सर्वे का रिपोर्ट 60 साल से नहीं दिया गया। क्या ये 7 ये तो अपने परसेप्शन और ये बातें रखते हैं। हिंदुस्तान में, एशिया के अंदर हिंदुस्तान आज पर कैपिटा इनकम में 38 इस पे है। ठीक है, आ जा रहे हैं, उस पर भी आ जाना है, आकाश जी आ जा रहे हैं। लेकिन सवाल, ठीक है आकाश जी, आ गई बात आपकी, आ गई आपकी बात आ गई। सवाल यहाँ पर यह है, आपने राहुल गांधी का जिक्र किया कि राहुल गांधी ने इतनी बड़ी लंबी यात्रा कर दी, क्या क्या कर दिया, जनता के मुद्दों को उठाया। हमारा सवाल ये नहीं था। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के भी सियासी हलकों में 2 तरीके की चर्चाएं हैं। और आपकी मंशा क्या थी, राहुल गांधी की मंशा क्या थी, ये पार्टी बता सकती है, कांग्रेस हालांकि बेहतर बता सकती है, क्योंकि किसी के अंदर जाकर के झांक के देखा नहीं जा सकता कि उसके दिल में कि इस यात्रा की मंशा क्या थी। लेकिन चर्चाएं तो यही है ना कि दरअसल राहुल गांधी की छवि को सुधारने की कोशिश की जा रही थी। और राहुल गांधी जो जिस तरीके से जो बयान देते हैं, उनके बयान को सपोर्ट करने के लिए, उनको जस्टिफाई करने के लिए पूरी पार्टी की लॉबी एक हो जाती है। आप पिछले दिनों से लगातार देख रहे हैं कि सारे प्रवक्ताओं को, आप जैसे प्रवक्ताओं को ये केवल ये करना पड़ जाता है कि राहुल गांधी ने सही कहा या गलत कहा, उनका मतलब क्या था। जनता के मुद्दे तो आप भूल ही जाते हैं। समस्या तो यहाँ पर भी एक आ जाती, खड़ी हो जाती है ना। सुन के लीजिए, राहुल गांधी जी को छोड़िए, कांग्रेस को छोड़िए, विपक्ष को छोड़िए, इस देश का किसान अपने अधिकारों के लिए जब आता है तो उनके ऊपर खिले छोड़े जाते हैं।
उनके ऊपर अश्रु। तो आप आइए ना किसान के साथ, वही तो मैं कह रहा हूँ। आकाश जी आप आइए किसान के साथ। अश्विनी जी आपके पास ही आ रहा हूँ, उसके बाद दिलीप जी के पास जाऊंगा। आकाश जी आप आइए, स्वागत कर रहा हूँ। वही तो मेरा सवाल है कि किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। किसान अपने हक की लड़ाई जब जनता ही कर देगी तो विपक्ष का काम क्या रह जाएगा भाई? सवाल तो मेरा यही था, मूल सवाल तो मेरा यही था कि विपक्ष ने कब एक बड़ा ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिससे सरकार हिल गई हो, जिससे सरकार को लगा हो कि नहीं, विपक्ष जो मांग कर रहा है जनता के लिए, हमें उसके लिए पीछे हटना पड़ेगा और विपक्ष की बात को मानना पड़ेगा। ये तो मेरा मूलभूत सवाल है। खैर ठीक है, पहली बात तो ये मोदी जी की सरकार आ रहे हैं आकाश जी, आ रहे हैं, ठीक है, आ गई आपकी बात, आ गई। संसद के अंदर कभी बात ही नहीं होने देती। अरे संसद के बाहर सड़क पड़ी है साहब। जो राजनीति में उतरता है वो इस डर से थोड़े ना उतरता है कि हमारे ऊपर FIR हो जाएगी, हमारे ऊपर ED CBI के छापे पड़ जाएंगे। राजनीति में ऐसे नहीं उतरता। इससे अच्छा घर बैठिए, खेती करिए। आपको राजनीति में किसने कहा है? किसने कहा जाने के लिए राजनीति में भाई? किसने कहा राजनीति में जाने के लिए? कौन समाज सेवा करने के लिए किसने कहा? किसने प्रेरित किया कि आप समाज सेवा कीजिए या तो तय घटा दीजिए? ठीक है, आकाश जी आ रहे हैं, आकाश जी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं, सेकंड राउंड में आ रहे हैं, सेकंड राउंड में आ रहे हैं। किसान को, इस देश के युवाओं को, इस देश के महिलाओं को, आकाश जी मैं किसान, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, आ रहा हूँ आपके पास। आपने कब आए आप मैदान में, आप सड़कों पर? ठीक है, आ रहा हूँ, समय वेस्ट हो रहा है। अश्विनी जी, ऑक्सफैम 2024 में एक रिपोर्ट जारी किया अभी उसने हाल ही में। उसने बताया कि हमारे यहाँ जनसंख्या और श्रम बल क्षमता अधिक होने के बावजूद आर्थिक असमानता विश्व में सबसे ज्यादा है अन्य देशों की तुलना में। और इसके साथ ही मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों में जो ये असमानता इस रिपोर्ट में देखने को मिली है, ये आर्थिक तंत्र के लिए भी बेहद निराशाजनक है और चिंताजनक की बात है। इसमें यह बताया गया है कि भारत की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा देश की 1% अमीर लोगों के पास है। और इसके साथ भारत की 21 सबसे अमीर अरबपतियों के पास देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा की संपत्ति है और आधी आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का केवल 3% है। अरबपतियों की संख्या बढ़ी है, हालांकि 2020 में 102 अरबपति थे और 2022 में 166, 2023 में यह आंकड़ा 200 हो गया है। पर व्यक्ति कैपिटा की बात, जो इनकम की बात यहां पर की जा रही थी, अभी आकाश जी कर रहे थे। अब इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर हम अर्थव्यवस्था में मजबूत हो रहे हैं, हमने पहले भी कहा तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन चंद लोगों की इनकम बढ़ रही है, यह भी इस रिपोर्ट में दर्शाता है। एक एक बात का जवाब देता हूं। पहले जरा अपने कांग्रेसी मित्र का थोड़ा सा जवाब दे लूं। इन्होंने दो मुद्दे बहुत प्यार से उठाए अश्विनी जी थे। बहुत कम चाहता हूं क्योंकि मैं शाम तक चर्चा चाह रहा हूं। देखिए मैं उनको टिप्पणी, मैंने उनको रोका था। मैं आपसे भी अनुरोध ही कर रहा हूं, बाकी आप मैं पूरी इजाजत दे रहा हूं, आप बातने में योगेश जी, मैं आपको एक आप जानते हैं कम से कम 100 डिबेट तो आपके साथ बिल्कुल मैं कहीं, लेकिन एक दो राजनीतिक हम लोग हैं तो आप बात रखिए, अपनी बात रखिए। ठीक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने किसानों की बात की, बार बार करते रहते हैं, ये बार बार मणिपुर की बात करते रहते हैं, ये बार बार महंगाई की बात करते हैं। करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर संदेश खाली पर सेकुलर चुप्पी नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल। दूसरा, किसानों के लिए बैतूल जिले का 98 12 जनवरी को याद रखना चाहिए था कि इन्होंने गोली चलवाकर 27 किसानों की हत्या करवा दी थी। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो किसानों की परवाह इनको कहाँ थी। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इनको आप बता दीजिएगा, आंकड़े आपके पास हैं और होंगे हाथ में, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी 73 और 74 में हिंदुस्तान में महंगाई का दर क्या था? 29 से 30% का था। इस समय जो है वो चीजें इनकी सरकार की देन है। अब मैं आपकी बातों पर आ जाता हूँ। आप देखिए, पर कैपिटा इनकम की जहां तक बात होती है, हिंदुस्तान में हम लोगों की सरकार 2014 से जब से आई है, दूना करके लगभग 1.25 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे टोक दीजिएगा। तो 70-72 हजार रुपए थी, 175 के आसपास की है, यानी कि बढ़ी है। तीसरी बात, हमारी जनसंख्या जो है, अगर हम किसी दूसरे देश से हमको तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो हमको एक चीन से ही अध्ययन हमारा किया जा सकता है कि भाई चीन की जनसंख्या हमारी है। लेकिन जब हम आजाद हुए, चीन आजाद हुआ, तो दोनों कहाँ खड़े थे और उसके बाद कितने दिनों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही और इन लोगों ने ट्रेन को अपने पीछे कैसे किया है। और आज उस ट्रेन को अब आगे ले जाने की दिशा में वो चीन बहुत आगे बढ़ चुका है और हम आगे ले जाने की दिशा में अग्रसर होने की तरफ हैं, अब तीसरे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बेहतर अर्थव्यवस्था की परिकल्पना हो रही है और उस पर काम हो रहा है, तो आगे चीजें बढ़ रही हैं। रही बात आपकी कुछ लोग हो रहे हैं, तो देखिए ये वही आ जाता है कि जो 1% हो, 40% हो, जब जनसंख्या से आप नापेंगे ना
तो वो आंकड़े आएंगे। जिस देश की जनसंख्या ही 40 लाख हो, 4 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, तो उसमें ये अनुपात बढ़कर 40% भी हो जाता है, 50% भी हो जाता है। और यही आप वहां रखकर, क्योंकि अध्ययन होता है तुलनात्मक। आज देखिए विश्व में G20 देशों में सबसे तेज आगे बढ़ने वाला हिंदुस्तान है या नहीं है, देख लीजिए। यानी कि ग्रोथ हम कर रहे हैं, हमारा ग्रोथ इंजन बहुत शानदार है, बेहतर तरीके से चल रहे हैं। सारे समृद्ध देशों में हम आगे हैं, 7% से ऊपर की दर से हम विकास दर लेकर चल रहे हैं। ठीक। और वो भी जब उस समय, जबकि हमने अभी 2 साल पहले वो महामारी झेली है। हाँ। जो विश्व में कभी नहीं आई थी। स्थितियां अब अपने अनुकूल हो रही हैं, और ये जो अनुपात आपका है इतने बड़े, उसके बाद आप देखिएगा 4, 6, 10 साल के बाद बहुत चीजें बदलती हैं। चलिए दिलीप जी से समझेंगे, छोटा सा कमेंट आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आकाश जी, उसके बाद दिलीप जी समझेंगे, क्योंकि दिलीप जी अर्थ जगत के बारे में भी बेहतर जानते हैं। एक लाइन कह के मैं खत्म करता हूं। हाँ। हंगर इंडेक्स को लोगों ने वो कहा है, और दूसरी तरफ कहते हैं, अभी आपने भी कहा और इन लोगों ने भी कहा कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, वहां हंगर इंडेक्स बनाने का क्या है? और जिस देश हालैंड ने ये बनाया है, उस देश की एनजीओ ने, मैं कह रहा हूं दिल्ली के लोग शादियों में बचा हुआ है 1 दिन का खाना पूरे हालैंड को जो है साल भर खिला सकता है। और वो लोग फिर ये अलग चर्चा का विषय हो जाएगा। सुनिए, ये जो आपने नई बात छेड़ी है कि इतना बचता है खाना, वो अलग हो जाएगा। आकाश जी, देखिए, ये जीडीपी को लेके हमेशा बोलते हैं कि भारत तीसरी महासत्ता बनने वाला है, बनने वाला है। एक बात समझना बहुत जरूरी है हमें। अमेरिका सबसे बड़ा है, $26 ट्रिलियन इकोनॉमी। जापान है, $22 ट्रिलियन इकोनॉमी। चाइना है, चलो लोक संख्या के ऊपर बात करते हैं, पॉपुलेशन के ऊपर चाइना से हम कंपेयर करते हैं ना, चाइना की जो इकोनॉमी है $19 ट्रिलियन है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है, और चाइना की पर कैपिटा इनकम $36 पर कैपिटा इनकम, 36,000 पर डॉलर। और हिंदुस्तान के अंदर $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, और पर कैपिटा इनकम। उसके साथ अश्विनी जी ने एक बात और जोड़ी है कि देखिए हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं आप 80 करोड़ लोगों को फूड सिक्योरिटी, अरे कांग्रेस ने फूड सिक्योरिटी बिल लाया था, इसलिए मजबूरी में दे रहे हैं, और उसके अंदर भी भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए हंगर इंडेक्स बढ़ रहा है। जो आदिवासी है, जो पिछड़ा है, जो रूरल एरिया का जो गरीब है, उसके लिए वो पहुंच ही नहीं रहा है। आप साड़ियां बांट रहे हो, जो खाद्य सुरक्षा बिल है, जो सरकारी खाद्य दुकान है, उसके अंदर प्रचार की साड़ियां बांटी जा रही है, उसके अंदर अनाज नहीं दिया जाता, अनाज लूटा जाता है आपके नेताओं। ठीक है आकाश जी, इसलिए हंगर इंडेक्स बढ़ा है। ठीक है दिलीप यशवर्धन जी, आपसे आप समझना हम चाहेंगे, और मुझे लगता है सरल शब्दों में आप समझाएंगे, क्योंकि आप अर्थ जगत के बारे में भी बेहतर जानते हैं। भारत की कुल संपत्ति 40% का हिस्सा जो है वो 1% लोगों के पास है, ऐसा रिपोर्ट में आया। लगातार बात की जा रही है कि हम लगातार तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, विश्वगुरु बनने की ओर एक बार फिर से अग्रसर हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? ये आंकड़े आपके सही हैं, और ये हमेशा रहा है, और ये आगे भी रहेगा। हाँ। तरक्की करने का मतलब योगेश ये कभी नहीं होगा कि हर आदमी के पास बराबर की संपत्ति आ जाए। क्योंकि जब हम पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रहते थे, फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करी, फिर हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है। और मिक्स्ड इकोनॉमी इसीलिए है हमारे यहाँ क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार के लिए राशन पे पल रहे हैं, जैसा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा, और जो कई बार इस बात पे हो चुकी है, 80 करोड़ आदमी इस देश का अभी सरकार के राशन पे पल रहा है। तो अब आप अगर ये सोचें कि 80 करोड़ आदमी मिलेनियर बिलियनियर बन जाएगा, तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस जो है वो चंद लोगों के हाथों में है, और ये प्रकृति का नियम है। और सभी मानते हैं कि पैसे को पैसा खींचता है, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो ज्यादा और तरक्की करता है, क्योंकि वो बड़ी इंडस्ट्रीज लगा सकता है, और बहुत सारे लोग नौकरी करने के लिए मजबूर होते हैं। और रही बात कि देश तरक्की कर रहा है और हमारे यहाँ भूखमरी क्यों है, हमारे यहाँ लोग अभी भी सरकार के पैसे पे क्यों पल रहे हैं, ये गैप बहुत बड़ा है, और इस गैप को कंपेयर नहीं किया जा सकता कि ऐसा नहीं कि 80 करोड़ आदमी अगर सरकार के राशन पे पल रहा है तो भारत की इकोनॉमी डेवलप नहीं कर सकती, क्योंकि इकोनॉमी को डेवलप कराने वाले लोग और हैं, और ये वो लोग हैं जो उसी इकोनॉमी पे पल रहे हैं। तो और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सरकारी आंकड़ों में होती हैं। सरकारी आंकड़ों का जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो सच्चाई की स्टैटिस्टिक्स से बड़ा डिफरेंट होता है। सरकारी आंकड़ों में बहुत सारी चीजें बहुत फॉर्मूलों के आधार पर डिपेंड करती हैं, और वो फॉर्मूले हमेशा एक आंकड़ों पर आधारित होते हैं जो सत्यता से कई बार परे होते हैं। इसलिए ये भी सच्चाई है कि देश डेवलप कर रहा है,
और ये भी सच्चाई है कि इस देश में आज भी बहुत सारे लोग खाने कमाने के लिए तरस रहे हैं, और ये गैप कभी नहीं भरा जा सकता। ये तभी भरा जा सकता है जब सरकारें स्वावलंबन की स्कीम लेकर के आएंगी, ना कि किसी को खाना दे करके उसका पेट पालने की स्कीम की बात करेंगे। बिल्कुल, ये जब बात आप आपने कही स्वावलंबन की बात करेंगे, जब आप आई रोजगार जाए, को बढ़ावा देने सरकारी की बात करेंगे। मेक इन इंडिया चल रही है, बड़ा प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, ये भी सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि युवाओं को बेहतर एक प्लेस मिल रहा है, एक और वहां पर जो है युवाओं को ये सहभागिता अच्छी खासी निभाती है। क्या इसमें ऐसा योगेश जी सरकार की नहीं, इसमें एक चीज मैं आपसे जोड़ दूं कि क्या इसमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है, क्या विदेशी कंपनियां इस योजना का फायदा उठाते हुए भारत में उद्योग तो लगाती हैं, लेकिन जो भारत के युवा हैं उनको रोजगार देने में वो सक्षम नहीं हो पा रही, पर्याप्त रोजगार उनको नहीं दे पा रही हैं? ऐसी तस्वीर भी है क्या? एक बार सवाल दोहराइए आपका, मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। मेक इन इंडिया के तहत जिसका फायदा भारत के युवाओं को मिलना चाहिए, सरकार दावा कर रही है कि मिल भी रहा है, इसका फायदा उठाते हुए क्या विदेशी कंपनियां भी भारत में उद्योग लगा रही हैं और युवाओं को रोजगार देने में ये कंपनियां असफल साबित होती नजर आ रही हैं क्या? नहीं, ये संभव नहीं है। ये बात थोड़ा सा अलग लग रही है कि अगर इंडिया के अंदर कोई इंडस्ट्री लग रही है, भले वो मेक इन इंडिया के तहत लगे, उसको कोई फॉरेन की कंपनी आकर के लगाए या जो भी हो, लेकिन मैन पावर तो इंडिया की ही एम्प्लॉय करी जाएगी। ये कैसे संभव है कि बाहर का आदमी आकर के यहाँ नौकरी करेगा? उस कंपनी का ओनर तो बाहर का हो सकता है, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन उस कंपनी को ऑपरेट करने के लिए अगर वो कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो लेबर चाहिए होगी, जो फोर्स चाहिए होगी, वो तो इंडिया से ही एम्प्लॉय करी जाएगी। और मेक इन इंडिया में बहुत सारे स्टेजेस हैं। कोई भी जब बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो बड़ी इंडस्ट्री का जो आप फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, वो फाइनल प्रोडक्ट उस कंपनी का फाइनल प्रोडक्ट होता है, लेकिन उसके पहले बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, जो रॉ मटेरियल किसी और कंपनी का फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो अगर ऐसी कोई इंडस्ट्री इंडिया में लग रही है और उसका बेनिफिट यहाँ के लोगों को ना मिले, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है अमिताभ जी, आपकी बात पर मैं अब आता हूं। आपने कहा कि नोएडा में बहुत सारी कंपनियों के बाहर A4 साइज पर्चे लगे हुए हैं, मैंने भी देखा। अब दरअसल पता चलता है कि युवा जो है स्नातक की पढ़ाई लगभग 24 वर्ष की उम्र तक पूरी करने के बाद 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं में स्नातक स्तर पर 42% युवा बेरोजगार हैं। रिपोर्ट का ये आंकड़ा है, मैं बता रहा हूं, उस पर भी आऊंगा, पर्चे पर भी आऊंगा सर। और परा स्नातक की पढ़ाई करने के बाद जिनकी उम्र 25 से 29 वर्ष के बीच में है, उनकी बेरोजगारी दर 22.8% है, और इससे ऊपर की उम्र में शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर लगभग 5% है। अब आप ये देखिए कि ये बेरोजगारी दर का आंकड़ा सामने आया। आपने कहा कि पैम्पलेट भी लगे होते हैं, लेकिन लोगों को चाहिए वातानुकूलित रूम, वातानुकूलित केबिन और कुर्सी। सर आप जाइए, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, अगर नोएडा की किसी भी कंपनी के अंदर आप जाएंगे, 8,000 9,000 रुपए वो तनख्वाह देते हैं और 10 घंटे ऐसे काम लेते हैं, 8 घंटे ऐसे काम लेते हैं, और आधे घंटे वो ब्रेक पे लंच करने जाते हैं, तो उसमें भी अगर 31 मिनट हो गया, मुझे लगता है 20 मिनट भी नहीं देते हैं, 20 मिनट लगभग देते हैं, और अगर हो गया तो उसका सुपरवाइजर उसके सर पर खड़ा रहता है कि इतना लेट आप कैसे हो गए, और वो बाहर निकलते हैं। कभी आप सर निकलेंगे, आप बाहर देखिएगा, मैं तो देखता हूं, जिसको दोपहर का पर्याप्त भोजन करना चाहिए, लंच करना चाहिए, पूरा खाना खाना चाहिए, वो 5 से 10 रुपए का ब्रेड पकौड़ा खाता है और चाय खरीदता है। ये मेरी आंखों की देख है, और सर विश्वास मानिए आज की तस्वीर है ये। आपसे बिल्कुल सहमत हूं। पहली मुश्किल ये है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके हाथ में कोई हुनर नहीं देते हम। पढ़ाई लिखाई की जो दिक्कत थी हमारी एजुकेशन सिस्टम ने जो बेवकूफियां की वो जारी थी, अब उसमें करेक्शन हो रहा है। तो पहली बात ये। दूसरी बात, जो आपका मिनिमम वेजेस एक्ट है, क्या उसका उल्लंघन हो रहा है? मैं कह रहा हूं नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनियां उससे कम पेमेंट नहीं कर रही हैं। और जब आप लगातार काम करते हैं, आप चाहते हैं कि पहले ही स्टेज पे आपकी सैलरी 40,000 रुपए हो, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसके अनुरूप, उसके अनुकूल ही आपको सैलरी मिलेगी। जब एक सिपाही की सैलरी जो है एक कर्नल की सैलरी के बराबर नहीं हो सकती है, ये हम जानते हैं, हमारे यहाँ ये सिस्टम है। हाँ। तो हमें इस बात को समझना है कि पहले स्टेज में जब हम ज्वाइन करते हैं, आपको मैं इनकी बात छोड़ दीजिए, 90 में मैंने दैनिक जागरण में नौकरी ज्वाइन की थी और मुझे मिल रहे थे 500 रुपए, लेकिन मैंने ज्वाइन की
मेरा जुनून था पत्रकारिता करना, मैंने ज्वाइन किया और 1.5 साल मैंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली थी। और हमारे यहाँ अगर आप सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच गया तो भाई साहब 11 बजे 12 बजे रात के पहले छुट्टी नहीं मिलती थी। 8 घंटे और 10 घंटे तो गिनिए बता। बिल्कुल। तो हम अपनी इंडस्ट्री की बात बता रहे हैं और हमारी सैलरी एक जमाने में इतनी भी हुई कि और किसी की नहीं हुआ करती थी। 96-98 में 2000 के समय में जो सैलरी बहुत अच्छी सैलरी हो गई थी। तो अगर हमने काम नहीं शुरू किया हुआ था, यही सोच रहे होते, लेकिन सर वो 90 का दशक और 80 का दशक जो आप याद दिला रहे हैं वो दशक कोई और था। अब तो अगर आप रह रहे हैं 5 साल रह लिए अगर किसी कंपनी में, मैं पत्रकारिता जगत की बात नहीं कर रहा हूं, अन्य किसी भी फील्ड में आप रह लिए जहां आप कह रहे हैं कि शुरुआती दौर में ये आपकी कर्नल के लेवल की सैलरी नहीं हो जाएगी, 2 साल बाद आपको वो किसी न किसी से टर्मिनेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको 10%, 15% जो इंक्रीमेंट करना होगा वो उससे वो कैसे बच सकते हैं। अब तो कंपनियां ये देख रही हैं, और वो जो आप A4 साइज का आपने जिक्र किया कि गेट के बाहर लगा होता है, क्योंकि लड़कों की लाइन लगी है, बेरोजगारी ऐसे चरम पर है, एक जाएगा 4 लड़के बाहर खड़े हुए हैं। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, अभी भी अगर बोर्ड लगा है का मतलब जरूरत है, बिल्कुल लड़के मिल नहीं रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं अभी 500 लड़कों को जॉब दे सकता हूं, आप भिजवाइए, मैं 500 लड़कों को दूंगा। हाँ, मजदूरी करनी होगी, 16 के सेक्टर में मैं काम करता हूं। वही तो समस्या है सर कि मिडिल क्लास का बच्चा तो इसी में मारा जाता है, मिडिल क्लास का बच्चा तो इसी में मारा जाता है कि ना घर का होता ना घर का होता। सुनी जी, योगेश जी, मारा जाता है। और एक किसान से सैलरी जोड़िए ना उसकी, किसान को क्या मिलता है? 3 महीना मेहनत करके, और ये मजदूर चाहते हैं कि हमको 20,000 25,000 सैलरी मिल जाए। जी जी जी, नहीं, लेकिन अमिताभ जी मैं ये कहना चाहूंगा कि आज सरकार ने कौशल विकास मंत्रालय, जो पहले नहीं हुआ करता था, कौशल विकास मंत्रालय खोला है। और योगेश जी, आपको बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि हर जगह पूरे देश में, प्रदेश में कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा प्लम्बर से लेकर ब्यूटिशियन से लेकर और मूवर पैकर की लड़के की ट्रेनिंग दी जा रही है लगातार। और आज वहाँ ट्रेनिंग निःशुल्क है। हाँ बिल्कुल निःशुल्क है, निःशुल्क। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन इसमें कितने लोगों को रोजगार है फिर ये चर्चा, क्योंकि समय का अभाव है। नहीं कितने रोजगार, आप ठीक बात कर रहे हैं सर, ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े में फैक्ट कुछ और कह रहे हैं। आपके घर में आप नौकरी कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, पूरी बात नहीं जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, बात पूरी जा रही है। आपने सवाल पूछा, जवाब लीजिए ना भाई। आपके घर में नल भी लगता है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर इसको बनाया जा रहा है कि आपके घर में नल भी लगता है, बिजली भी लगता है, आपके घर में जो आप कपड़े भी पहनते हैं, आपका अगर ट्रांसफर होता है तो सामान पैक भी होता है। तो ये सारे ब्यूटिशियन का कोर्स कराया जा रहा है। ठीक है, इस पर आएंगे सर, मैं वादा करता हूं आपसे, इस पर विस्तार से केवल इसी मुद्दे पर मैं चर्चा करूंगा किसी दिन, और आपको आमंत्रित करूंगा। एक 10 सेकंड अमिताभ सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद समय का अभाव है इसलिए सर 10 सेकंड में। नहीं, भाजपा के मित्र कह रहे हैं ना कि पहले कौशल मंत्रालय नहीं होता था, किसी और नाम से होता था। लेकिन सरकार हमेशा ही कौशल का प्रशिक्षण देती रही है, ऐसी बातें नहीं फैलाइए। वो दूसरे तरीके से होता था, सरकारों की जिम्मेदारी होती है और सरकार नाम बदलती रहती है, वो अक्सर आता है और उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर देती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से चुनाव सर पर है और चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल अब जीतोड़ मेहनत करते नजर आ रहे हैं सत्ता पर काबिज होने के लिए, लेकिन इस दौरान अब जब चुनावी अभियान, चुनावी प्रचार का अभियान शुरू होगा, उस दौरान जनता की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके हित के, उनके मुद्दे की बात कौन करता है, और जनता को ये तय करना है आने वाले समय में। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़।